अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन का टाइप, और वहां पर यह भी पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अब सुनिए। जिसका आपको इंतजार था, आप सोच रहे होंगे बैलेंस क्यों करते हैं और बैलेंस ही क्यों नहीं छोड़ते। इसको नहीं पढ़ना है, पहले मैं समझा रहा हूं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। एग्जांपल लिया जाए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया जाए। N2 प्लस H2 NH3 बोले तो अमोनिया, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट्स, ओके। और एक एग्जांपल लिया जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जिसमें हम इसी एग्जांपल को बैलेंस करके लिखेंगे N2 प्लस H2 बन चुका है NH3, कुछ इस तरीके से। और यदि आप ध्यान से देखें, इसको बैलेंस हम कर देते हैं 3 या 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन डबल हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहां पर 3 देना पड़ेगा 6 करने के लिए। इधर अनबैलेंस है, उधर बैलेंस केमिकल। एक ही एग्जांपल से आपको पूरा कुछ समझ आ जाएगा कि हम लोग करते क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये टोटल कहानी रिएक्टेंट्स है, ये टोटल जो राइट साइड आप देख रहे हैं दिस इज प्रोडक्ट। या नहीं भी दिखाते थे आप पहले से जानते हैं, जगह भी कम है, फिर भी एडजस्ट तो करना ही है। एडजस्ट करने के लिए जिस दिन आप सीख गए, समझ लीजिए काम फिनिश है टोटल। ये आपका रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। कोई जरूरी नहीं प्रोडक्ट सिंगल हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स जो लिखना है सब सही है। चलिए आपका जी 2 सिंगल है तो प्रोडक्ट ही रहने दे, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात रखी जाएगी, मानी जाएगी। चलिए यदि हम रिएक्टेंट्स का टोटल मास निकालने का प्रयास करें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखा गया N2। और शायद मैं बोलना चाहूंगा बीच में कि रेडिकल्स के बाद एक टेबल और है, आपके कॉपी के क्लास 9 के 3rd चैप्टर में लिखाया गया था, शायद आप याद करिए। ऐसा लगता है कि हम बचपन की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जस्ट रिसेंट है वो, एकदम रिसेंट, जिसको एकदम तरोताजा बोला जाए। एक टेबल और दिया गया था, वो टेबल क्या था वो सुनिए। उस टेबल में एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का पूरा नाम, सिंबल, वैलेंसी और फिर उस एटॉमिक मास नंबर करके लिखा हुआ है। वो टेबल भी आपको याद करना है। तो कहने का मतलब आप ये सोच रहे होंगे सर इतना वर्क क्यों बना रहे हैं, आप ही के लिए है, आप ही का वर्क हम कर रहे हैं। इसलिए आप यदि अपना काम अपने से नहीं करते हैं तब बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कृपया आप उस टेबल को भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब याद करें, ठीक है। उम्मीद है कि याद होगा भी बहुत हद तक। जितना याद है उसके हिसाब से हम आगे चलें। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 है तो N2 है तो कितना ग्राम हो गया, 28 ग्राम। क्या मैं डायरेक्ट लिखूं? बिल्कुल, आपकी इजाजत के अनुसार 28 लिखा गया। हाइड्रोजन शुरू में ही है 1, यहां डबल है तो कितना हो गया 2 ग्राम। अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो 28 और 2 कितना ग्राम हो गया 30 ग्राम। और यहां प्रोडक्ट नाइट्रोजन का फिर 14 और प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, सिंगल है तो 14 ही, नाइट्रोजन का 3 तो 1 होता है तो 3 हो गया, 1 1 1 3 हो गया। टोटल कितना ग्राम हो गया 17 ग्राम। क्या ये रिएक्टेंट्स, क्या ये प्रोडक्ट्स का मास इक्वल है? बिल्कुल नहीं। आप 9th क्लास में एटम्स मॉलिक्यूल्स में ये टॉपिक पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन बहुत तरह का पढ़े, उसमें से कंजर्वेशन ऑफ मास भी था।
कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट होता है। मास घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना उतना रहेगा। लीजिए रिएक्टेंट टोटल 30 ग्राम और ये प्रोडक्ट हो गया 17। मास गया कहां? घट गया, मैंने कहीं ना कहीं मिसिंग है। फिर से सुनिए, आइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहां पर हम लोग फाइनल लिख सकते हैं मास, शायद यहां दिख रहा हो, mass of reactant is not equal to mass of products, यहां पर इक्वल नहीं है। अब इधर आइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देख ले थोड़ा। ये N2 कितना ग्राम हो गया? 14 होता है 28 ग्राम। यहां पर टोटल हाइड्रोजन 6 है, आप काउंटिंग कर लीजिए, बाहर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 6 हो गया। तो 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, टोटल कितना ग्राम? 6 ग्राम। तो बताइए ओवरऑल कितना हुआ? 28 प्लस 6 34 ग्राम हुआ ना। ये हो गया रिएक्टेंट, टोटल हो गया 34 ग्राम। आइए 2 से बाहर प्रोडक्ट का हिसाब किताब किया जाए। 2 बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है और नाइट्रोजन हो गया 14 और हाइड्रोजन 1 होता है 3 है, तो 3 दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 17। टोटल कितना ग्राम? 34 ग्राम। अब आप देखिए इक्वल है। इसका मतलब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट मींस यहां पर आप लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा? प्रोडक्ट्स। नीचे अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है ये केमिकल लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सही माना जाएगा। अनबैलेंस को बैलेंस करना चाहिए। अब गलत नहीं है लेकिन बैलेंस करना चाहिए। जस्ट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास conservation of mass states that in any chemical reaction, in a chemical reaction, mass of substance can neither be created nor be destroyed. It can only transform to one form to another form. इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ना ही बर्बाद होता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से दैट इज इस पूरी कहानी का एक सारांश है, सैमरी, सिर्फ एक लैंग्वेज में। इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मींस संरक्षित रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आप नीचे लिख देंगे सबसे नीचे कि टू फॉलो, यहां तो नीचे जगह नहीं है, वो बात सुन लीजिए। इतना लिखने के बाद आप शायद समझ ही गए हैं क्या लिखना है, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं एक बार। इतना लिखने के बाद फाइनल नीचे लिखेंगे हेंस वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, या टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यदि बैलेंस नहीं करें तो फॉलो करेगा ही नहीं कंजर्वेशन ऑफ मास को। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना एक्स्ट्रा होता है ना बर्बाद होता है, जितना है उतना ही होगा, हमेशा कंजर्व रहता है। इस तरीके से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए। फाइनल नीचे एक लाइन आप लिख देंगे, अगर आप कहें तो हम चलिए लिख ही दें, इतना बोल रहे हैं। हेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, we should balance a chemical equation। यदि आपको दिखाई नहीं भी पड़ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उसको सुनकर लिखना है और आप लिख सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। Hence, to follow the law of conservation of mass,
वी शुड बैलेंस इकोनॉमिकल इक्वेशन। इतनी कहानी लिखने के बाद आप फाइनल नीचे नोट करेंगे, ठीक है। और अब बैलेंस करने का तरीका सिखाना चाहिए, और बैलेंस किया कैसे जाता है, उसका क्या रूल है, उसके कितने मेथड हैं, वो सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।